सो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अमृत एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वीडियो के लिए मैंने कम्युनिटी पोल किया था जिसमें अप्रॉक्सीमेट 70% स्टूडेंट ये चाह रहे थे कि हम जीके पे वीडियो लाएं। तो भाई मैं आ गया हूँ, 15 क्वेश्चन जीके के लाया हूँ, जिसमें आधे 6 के लिए हैं, आधे 9 के लिए हैं। अगर आप इन जीके क्वेश्चन को लगभग कर जाते हैं तो आप समझिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी है। ठीक है, आपको जब मैं जीके का क्वेश्चन बता दूंगा तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, दिमाग में आंसर सोचिएगा। अगर आपको नहीं आता होगा तो मैं आगे बता दूंगा सभी का आंसर। ठीक है, तो गाइस एक न्यूज है कि आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। रीजन क्या है गाइस? क्योंकि हम लोग लगातार सैनिक स्कूल के सॉल्यूशन पर वीडियो डाल रहे हैं। हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें हमने सभी सैनिक स्कूल के इंफॉर्मेशनल वीडियो डाले हैं। तो उस प्लेलिस्ट को भी जाके देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सैनिक स्कूल की नवोदय विद्यालय की सीएचएस की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब यहाँ समझने की बात यह है कि सेल ऑर्गेनेल क्या होता है। तो इसके पहले हम समझेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग का घर जो बनता है वो कई हजारों ईंट से मिलकर बनता है। ठीक है ना, जस्ट सेम एज दैट हमारी जो ये बॉडी है, जो भी लिविंग बॉडी है, वो भी कई सारे हजारों लाखों अरबों खरबों सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है ना, वो सेल बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रक्चर के होते हैं, बहुत ज़्यादा शेप के होते हैं। कुछ सर्कुलर होते हैं, ठीक है ना, और कुछ आपके पेंटागन टाइप के होते हैं। ठीक है, कुछ नॉनागन टाइप के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसकी शेप्स होती हैं। ठीक है, कोई उसकी फिक्स शेप नहीं है कि वो सर्कुलर होगा, स्फेरिकल होगा, कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए ऑर्गेनेल क्या होता है। ऑर्गेनेल यहाँ समझने वाली बात है। देखिए जो सेल है वो अपने आप में कंप्लीट यूनिट है। ठीक ना, इसके अंदर जैसे मान लीजिए इसके अंदर कई सारी स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे ये जो है ये किनारे वाला है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर जो होता है वो जेली लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसके सहायक अंग होते हैं। मतलब जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे हमको किसी को मारना है तो हमारे लिए हाथ है। ठीक है ना, अपना ऐसे मान लीजिए कोई भी हम काम करते हैं तो हमारे लिए बॉडी में कोई ना कोई अंग है। वैसे ही सेल में अगर सेल को कोई काम करना है तो सेल के पास भी अपने अंग होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोशिकांग, इंग्लिश में बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, तो अब हम जरा क्वेश्चन समझते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनेल को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। जैसे हम लोग को पता होगा कई चीज़ों को उपाधि दी जाती है, ठीक ना, तो वैसे ही किस सेल ऑर्गेनेल को पावर हाउस की उपाधि दी गई है। तो आप जान जाइए राइट आंसर आपको मैं चारों ऑप्शन सुना दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स। तो सबसे पहले आप जान जाइए इसका राइट आंसर हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब पावर हाउस क्यों कहा जाता है उसका रीजन समझिए। पावर हाउस यानी कि जहाँ से पावर निकलती हो, पावर मतलब जहाँ से एनर्जी क्रिएट होती हो। ठीक ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ से क्या हो, जहाँ से हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको ये याद रखना है कि क्यों मतलब इसको पावर हाउस बोलते हैं। सो द रीज़न इज दैट कि वो एनर्जी सेक्रेट करता है। ठीक है ना, लाइजोसोम का अलग काम है, गोल्जी बॉडीज, गोल्जी एपरटस का अलग काम है, राइबोसोम प्रोटीन वगैरह बनाता है, इन सब का अलग काम है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या हमारा करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या एनर्जी क्रिएट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या बोला है बीच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स वुड अ फार्मर यूज टू रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड। ठीक है, अब सबसे पहले तो जान जाइए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट को, कौन से यंत्र को एक किसान यूज करता है अपने खेतों से वीड्स यानी खरपतवार अनवांटेड। जैसे मान लीजिए हम अपने खेतों जब हम मतलब कोई चीज़ बीज बोते हैं तो हम केवल और केवल गेहूं बोते हैं, केवल धान बोते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार भी उग जाते हैं जिसका हमको ज़रूरत क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं वीड्स। ठीक है, तो बोला है कौन सा टूल जो होता है उसको हम लोग उसको यूज करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए, वीड्स को हटाने के लिए। तो अगर आप खेती बाड़ी से संबंध रखते हैं या फिर अगर आपके पिताजी, आपके दादाजी में से कोई किसानी करता है, आप गांव के एरिया में रहते हैं, तो आपको पता होगा द राइट आंसर विल बी हो। ठीक है ना, ये HOE, ये इसका दो काम होता है मेनली। पहला तो ये
कि ये जो होता है वो वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज में आता है, पहला काम। और दूसरा काम ये कि ये जो होता है सॉइल को टर्न कर देता है। जैसे मान लीजिए हमारा सॉइल है, ठीक ना, इसके ऊपर हमको बीज बोना है, यहाँ पे यहाँ बीज बोना है, ठीक है। तो जब हम हो का यूज करते हैं तो ये इसको टर्न कर देता है, ठीक है ना। आप सुने होंगे खेत कोड़ना, ठीक ना। तो जब खेत कुड़ाता है तो भाई मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है, ठीक है ना। मिट्टी क्या होती है, मिट्टी एकदम मुलायम हो जाती है। जैसे इस तरह बिल्कुल रफ सरफेस रहेगा। जैसे आप क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे अपने गाँव के किसी खेत में, तो आपको पता होगा जमीन बिल्कुल सपाट हो जाती है, ठीक है ना, जमीन टाइट हो जाती है। और जब हम उसी हो का यूज करते हैं वीड्स वगैरह को हटाने के लिए, तो उसी दौरान हमारा क्या होता है, जमीन की जो मिट्टी होती है वो भी उलटती पलटती है, तो वो भी क्या होती है, कोमल हो जाती है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी हो इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन और CFC। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन में आपको पहले 2 आंसर बताना चाहता हूँ। पहला तो ये कि व्हाट इज ग्रीन हाउस गैस, व्हाट इज ग्रीन हाउस होता क्या है, और दूसरा कि ये CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जान जाइए CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन 2017 के सैनिक स्कूल के क्लास 9 वाले पेपर में पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFC। तो राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रीन हाउस क्या है। ग्रीन हाउस एक इफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारा अर्थ है, ठीक है ना। इधर से जस्ट सपोज, एक सेकंड में कलर चेंज कर लूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये वाला कलर, ठीक है। मान लीजिए इधर से हमारी सनलाइट आ रही है, ठीक ना, हमारी पृथ्वी पर सनलाइट आ रही है, यहाँ पे हमारे सरफेस पे क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जब भी लाइट लड़ता है तो क्या होता है, फिर अपने दूसरी दिशा में चला जाता है, ठीक है ना। लाइट जब भी किसी सरफेस पे टकराएगी तो वहाँ से मुड़ करके वापस दूसरी दिशा में क्या होगी, चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा ही अर्थ के साथ भी होता है। जब लाइट आती है सन की, ठीक है, तो लड़ेगी और लड़ के वापस क्या चली जाएगी, वापस अपने सोलर सिस्टम में चली जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो वायुमंडल है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेज हैं, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, ऐसी कुछ गैसेज हैं जो कि क्या होती हैं, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है ना, यहाँ पर प्रेजेंट रहती हैं, जो कि आने को तो ये आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर सनलाइट को आना हो, जस्ट सपोज अगर हमारे सनलाइट को आना हो तो ये सनलाइट आ तो जाएंगी, लेकिन जाने के टाइम में जब ये जाती रहेंगी तो इनको रोक लेगा, ठीक है, इनको रोक लेगा। जैसे मान लीजिए कोई नहीं होता है कि कुछ, अगर आप जब ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया जाएगा, एक ग्लास वाला एक्सपेरिमेंट। अगर आप आगे आएंगे तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। तो होता कुछ यूँ है कि जब भी सनलाइट का रोशनी आता है अर्थ पे, ठीक है, अर्थ पे लड़ता है, ठीक है ना, तो लड़ने के बाद जब वो वापस जाते रहता है तो उसको क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और भी 1-2 गैसेज हैं जो कि उसको रोक लेती हैं, उस गर्मी को रोक लेती हैं। इसी के कारण हमारे अर्थ पे क्या है, थोड़ा बहुत गर्मी बना हुआ है, नहीं तो अर्थ पे भी गर्मी नहीं रहता है। यहाँ से भी क्या होती है, सभी के सभी यहाँ से जो गर्मी होती है वो उड़ जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती, चली जाती, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है और CFC भी है। केवल ऑक्सीजन है इस ऑप्शन में जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जो कि रोकता नहीं है सन की लाइट को, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाटर डे एक ओकेशन है, ठीक है ना, जिसको कब सेलिब्रेट किया जाता है। बोला 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा वर्ल्ड वाटर डे का अहमियत बता दूं। वर्ल्ड वाटर डे को मेनली इसलिए इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को हम लोग जागरूक कर सकें पानी के बारे में, ताकि वो लोग ज़्यादा पानी ना खर्च कर सकें। आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी पर पानी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़े हिस्से पर पानी है, लैंड से ज़्यादा पानी है, ठीक ना। बट उस पानी में से अप्रोक्सीमेट 99% पानी हमारे यूज का नहीं है, ठीक है ना, हमारे पीने योग्य नहीं है, हमारे यूज का नहीं है। केवल 1%, और 1% का भी केवल कुछ ही हिस्सा, क्योंकि इस 1% में भी कई सारे ग्लेशियर वगैरह हैं, ठीक है ना। 1% से भी कम, 0 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट परसेंट में जो पानी है वो हमारे पीने के लिए है। तो इसी वर्ल्ड वाटर डे के ओकेशन पर हमको बताया जाता है कि हमको पानी का मिसयूज नहीं करना चाहिए, हमको पानी को सेव करना चाहिए, ताकि जनरेशन
जनरेशन टू जनरेशन ये रिसोर्स क्या हो, पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए अब बोला है ये कब वर्ल्ड वाटर डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप रिमेंबर कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आया भी है सैनिक स्कूल में, मिलिट्री स्कूल की परीक्षा में। ठीक है, तो द राइट आंसर विल बी 22 मार्च। ठीक है ना, 22 मार्च को क्या होता है, वर्ल्ड वाटर डे, WWD क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है दोज पर्सन हु स्टडी अबाउट अर्थक्वेक्स आर कॉल्ड, यानी कह रहा है जो व्यक्ति अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब अर्थक्वेक क्या है, मेनली आप देखे होंगे, आप सुने होंगे भूकंप, मतलब जब भी अपने अर्थ का सरफेस क्या होता है, कंपन करता है। ठीक है ना, जब थोड़ा अपना अर्थ का सरफेस कंपन करता है तो उसको हम बोलते हैं अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स कई रीजन से आती हैं, आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा। ठीक है, तो बोला है कि जो व्यक्ति अर्थक्वेक के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जियोलॉजिस्ट, सेकेंड एस्ट्रोनॉमर्स, थर्ड सिस्मोलॉजिस्ट, फोर्थ एस्ट्रोलॉजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जियोलॉजिस्ट जो होता है वो, अगर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यानी सिस्मोलॉजिस्ट किसी बाय डिफॉल्ट केस में अगर नहीं रहता है, मतलब इसका राइट आंसर होगा सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, सिस्मो का मतलब ही होता है ना कंपन से संबंधित। ठीक है, सिस्मो का क्या मतलब होता है, कंपन से संबंधित। और भूकंप का भी क्या मतलब होता है, कंपन। भूकंप यानी पृथ्वी, भू मतलब पृथ्वी का स्थल, और कंपन, और कंप मतलब कंपन। ठीक है ना, और सिस्मोलॉजिस्ट में जो सिस्मो है, सिस्मो का भी मतलब क्या होता है, कंपन, इसीलिए राइट आंसर क्या होगा, सिस्मोलॉजिस्ट। लेकिन अगर सिस्मोलॉजिस्ट नहीं होता तो हम जियोलॉजिस्ट को मारते हैं। क्यों मारते हैं, क्योंकि जियोलॉजिस्ट उसको कहते हैं जो कि हमारे अर्थ के बारे में अध्ययन करता है, अर्थ के जियोग्राफिकल के बारे में, मतलब जो जियोग्राफिकल चीजें हैं उनके बारे में अध्ययन करता है, उसको हम बोलते हैं जियोलॉजिस्ट। ठीक है ना, उसके बाद तो हम इस क्वेश्चन में हम क्या मारेंगे, सिस्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, और यहाँ पे एक और चीज याद रखना है, क्योंकि एक परीक्षा में पूछा गया था, मुझे याद है शायद 2016 के पेपर में पूछा गया था कि जो व्यक्ति ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं। तो उस समय क्या होगा, कॉस्मोलॉजिस्ट। ठीक है ना, कॉस्मोलॉजिस्ट, आप नोट कर लीजिए, COSMOL। ठीक है, कॉस्मोलॉजिस्ट, GIST। ठीक है, कॉस्मोलॉजिस्ट। आप सुने होंगे स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में, स्टीफन हॉकिंग्स वाज एन कॉस्मोलॉजिस्ट, वो कॉस्मोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसको कॉमनली हम जानते हैं AMU के नाम से, ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि जो AMU है वो किससे एसोसिएटेड है, रविंद्रनाथ टैगोर, कालिदास, मोहम्मद खान, सैयद अहमद खान। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा सैयद अहमद खान। इनका पूरा नाम था हमारा सर सैयद अहमद खान। ये बहुत प्रेरित थे यूनिवर्सिटीज से, ये चाहते थे कि हमारी इंडिया में भी, क्योंकि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU बनी थी जिस टाइम में, उस टाइम में इंडिया में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी, तो ये चाहते थे कि हमारे इंडिया में भी विदेशों के जैसे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हों, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के स्टूडेंट्स में वो कैपेबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि वो बहुत ज़्यादा अध्ययन करके अपने देश का नाम रोशन कर सकें। तो इन्होंने ही इसकी नींव रखी थी, सर सैयद अहमद खान ने AMU की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे एसोसिएटेड है, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खान से क्या होता है, एसोसिएटेड है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को इसलिए मनाया जाता है ताकि लोग हमारे पर्यावरण के बारे में, लोग हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जाने। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाना सीखें, क्योंकि आप इस टाइम देख रहे होंगे हमारी पर्यावरण, जो हमारा इन्वायरमेंट है वो लगातार कितना दूषित होते जा रहा है, लगातार कॉन्टिन्यूसली रेट जो है मतलब प्रदूषण का, पॉल्यूशन का रेट सभी देशों में, कि ये नहीं है केवल इंडिया में, लगभग विश्व के सभी देशों में हाई होते जा रहा है। ठीक है, इसीलिए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे बनाया गया ताकि सभी देश, जितने भी देश हैं वो क्या करें, मतलब इसमें भाग ले, इसमें पार्टिसिपेट करें और अपनी जनता को इसके बारे में प्रेरित करें, इसके बारे में जागरूक करें, इन्वायरमेंट के बारे में बताएं और उनको ये बताएं कि अगर ये हार्म हुआ तो कितना ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। जैसे देखिए इस समय हमारे इन्वायरमेंट को, इस समय हमारे पर्यावरण में एक कोरोना वायरस आया है, कोविड-19, जो कि इतना ज़्यादा महामारी, इतना ज़्यादा पेंडेमिक, इतना ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन पैदा कर दिया है कि करोड़ों लोग, लाखों लाखों लोग मारे जा चुके हैं।
करोड़ों लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, बेसिकली कि मतलब लोगों को जागरूक किया जाए इन्वायरमेंट के बारे में, ताकि वो इन्वायरमेंट को सेव करें, ठीक है, क्लीनिंग करें, ग्रीनिंग करें, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह लगाएं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है। मैं आपका इसका थोड़ा सबटाइटल दे दिया कि क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हमारा 5 जून को, 5th ऑफ जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। तो अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपागेटेड थ्रू। बोला है साउंड की वेव और लाइट की वेव, दोनों वेव कहाँ से प्रोपागेट हो सकती है, यानी प्रोपेगेट, सब प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बेसिकली यही होता है प्रोपागेशन का मतलब। तो बोला है साउंड और लाइट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बता दिया दोनों की बात हुई है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग सबसे पहले देख लेते हैं वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम, हाँ बात सही है, लाइट जो है, लाइट को मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो बहुत लोग वैक्यूम मार देते हैं। लेकिन यहाँ साउंड का भी पूछा है, साउंड कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन द वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में साउंड ट्रांसफर नहीं हो सकता है, प्रोपागेट नहीं हो सकता है वन प्लेस से अनदर प्लेस, तो वैक्यूम हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है हमारा एयर, तो ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि आप देखे होंगे हमारी लाइट जब हम टॉर्च को मतलब जलाते हैं, जब मोबाइल को जलाते हैं तो हम देखते हैं जलाते हम एक प्लेस में हैं, लेकिन 10 मीटर 15 मीटर तक क्या होता है, उजाला हो जाता है। तो क्या है, वो ट्रांसफ़र है, वो क्या है, वो ट्रांसफ़र है एयर मीडियम में, ठीक है ना, एयर मीडियम में लाइट का ट्रांसफ़र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एयर, क्योंकि साउंड भी क्या करता है, एयर में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ए वाला जो ऑप्शन है वैक्यूम, वो तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा, और नॉन ऑफ दीज होगा ही नहीं। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें एयर होगा। यहाँ से मैं आपको एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, लाइट किस पार्टिकल से मिलकर बना है, तो आपको पता होना चाहिए लाइट फोटोन, फोटोन नाम के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बोला है कि हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। तो सबसे पहले आपको डैम का मतलब पता होना चाहिए। तो बेसिकली डैम का बहुत ज़्यादा यूज होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा हद तक डैम के बारे में पता नहीं था, बट पिछले साल मैंने पता किया डैम के बारे में बहुत अधिक, ठीक है। तो डैम एक बेसिकली बहुत ज़्यादा डैम का ही होता है। सबसे पहला तो डैम से हम ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली अगर आप बोलेंगे तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। आसपास के लोगों को जो है, आसपास के लोग वहाँ से अपना पानी लेकर के खेती कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया, इसके ऊपर से ब्रिजेस बन जाती हैं, तीसरा हो गया। लेकिन इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। वाटर को बहुत तेज़ी से गिराया जाता है और टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी रिलीज करती है। आप बोलेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको डैम का पूरा स्ट्रक्चर समझा दूंगा, क्योंकि डैम बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज भी होते हैं, ठीक है। तो बोला है हीराकुंड डैम, एक डैम है जिसका नाम क्या है, हीराकुंड। वो कहाँ, किस नदी पर बिल्ड किया गया है, कावेरी, महानदी, सतलुज और कृष्णा। तो आपको पता होना चाहिए महानदी पे, महानदी पे क्या किया गया है, हीराकुंड डैम को बिल्ड किया गया है। अरे भाई मान लीजिए, जस्ट सपोज मैं आपको एक बात बताऊं, मान लीजिए कोई भी नदी है, ठीक है, मान लीजिए नदी है, तो नदी के ऊपर ही ना डैम को, जैसे मान लीजिए डैम है, ठीक है, तो नदी के ऊपर ही डैम को बनाया जाएगा, आप नदी के बाहर तो बनाया नहीं जाएगा। मेनली डैम क्या होता है, नदी के ऊपर ही होता है, ताकि पानी को इसमें से ले जा करके जब नीचे गिराएं तो पानी खूब तेज़ी से गिरे, और यहाँ पे टरबाइन लगा देंगे, टरबाइन पे जब पानी गिरे तो टरबाइन खूब तेज़ी से नचे, ठीक है, और वहाँ से क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या हो, रिलीज हो जाए। तो इसका मेनली यही है। और ऊपर भाई उसके ऊपर से भाई ब्रिज बना दिया जाता है, मतलब पुल बना दिया जाता है कि एक ओर से दूसरे ओर लोग आ जा भी सके, और वहाँ पे कृषि का सिंचाई वगैरह भी हो सके, वहाँ से बोरवेल से पानी निकाला जाता है। तो बहुत एक एडवांटेज यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपने भी अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो आपने देखा होगा कि सब में पूछा जाता है कि इंडियन फ्लैग का जो रेशियो है वो कितना है, भारतीय ध्वज का अनुपात कितना है। ये वाला क्वेश्चन लगभग सब में पूछा जाता है। तो आपको क्या क्लियर होना चाहिए, 2:3। इसका एक ही आंसर होता है 2:3, जो कि आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। इंडियन जो फ्लैग है उसका ये रेशियो है, ठीक है ना, 2:3। आप जब कई बार बोलेंगे तो आपके दिमाग में हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ इंडियन फ्लैग इज 2:3, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होता है, ठीक है ना। बोला है हार्ट, स्टमक, लीवर, लंग्स, ठीक है।
तो आपके दिमाग में ये राइट आंसर होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, लीवर, ठीक है ना। अपने बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, लीवर है, ठीक है ना। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी और ये एक जूस सीक्रेट करता है, इसको बोलते हैं बाइल, ठीक है। आपको याद रखना चाहिए, ये एक जूस सीक्रेट करता है, इसको बोलते हैं बाइल। ये बॉडी में जो फैट होता है, फैट को एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। उसको एब्जॉर्ब करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लुक्ड आफ्टर बाय, ठीक है। यानी कि जो भी स्पेस प्रोग्राम होता है पाकिस्तान का, वो किसके द्वारा लुक आफ्टर किया जाता है, यानी किसके द्वारा देखा रेख किया जाता है उसका। जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया में इसरो है, आपको पता होना चाहिए, ISRO, ठीक है ना। इसरो, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये इंडिया का है, ठीक है। तो वैसे ही बोला पाकिस्तान का क्या है, यानी कि जैसे इंडिया का इसरो है वैसे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी कौन सी है, बोला है पुसारवो, सुपारको, पाकास्टी और फिर बोला पाकी एयर, ठीक है। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो मैंने देखा था बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत लोग पाकियर को मारते हैं, बहुत लोग पाकास्ती को मारते हैं, बहुत लोग पुसारवो को मारते हैं, बट जो राइट आंसर होगा हमारा सुपारको, ठीक है। सुपारको विल द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सुपारको का फुल फॉर्म क्या है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रिसर्च मेनली इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है ना। रिसर्च कमीशन होता है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सुपारको है वो इंडिया से पहले बना था, अप्रॉक्सीमेट 10 साल पहले सुपारको बन चुका था इसरो के बनने से पहले, ठीक है। लेकिन आज तक इसने केवल और केवल 5 सैटेलाइट छोड़े हैं और 5 में इसने एक जो है जिसने लगभग इसने पहला जो सैटेलाइट छोड़ा था वो नासा की मदद से छोड़ा था और बाकी का 4 इसने चाइना की मदद से छोड़ा था। और आज हमने नियर अबाउट 200 प्लस सैटेलाइट्स 200 प्लस सैटेलाइट्स हमने छोड़ चुके हैं इसरो। इसके बाद इसरो की स्थापना हुई है, लेकिन हम क्या किए हैं, लगभग 200 से ज़्यादा हमने सैटेलाइट छोड़े हैं। और इसरो का बजट लगभग 1 बिलियन रुपए है। इसरो का बजट लगभग 2010 के बाद से इसरो का बजट और ज़्यादा बढ़ गया, 1 बिलियन है, परंतु इसका बजट 43 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है। तो हमको बस इस क्वेश्चन में इतना याद रखना है कि सुपारको इज द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना। ये सुपारको होता है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि हाउ मच डेज टेकन बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना दिन लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हमेशा याद रखना है 2 साल 11 महीने 18 दिन, बिल्कुल रट लीजिए, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। आपके दिमाग पर बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारी संविधान सभा ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना के तैयार किया और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है, सबसे विस्तृत और सबसे सटीक संविधान हमारे देश का संविधान है, जो कि हर पायदान पर खड़ा होता है, हर चीज़ हर कंडीशन पर लगभग हमारा संविधान बेस्ट उतरता है, ठीक है। तो आपको याद रखना चाहिए। बट जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, कई लाख लोग हिंदू मुस्लिम दंगे में मारे जा चुके थे और एट दैट टाइम हमने इतना बेस्ट संविधान तैयार किया था। तो आपको क्या याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारी संविधान सभा ने हमारे संविधान को बना के तैयार किया है, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन है कि फर्स्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय विच कंट्री, बोला है जो पहला लिखित संविधान था वो किस कंट्री ने बनाया था, ठीक है ना। पहला लिखित संविधान किस देश ने बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला लिखित संविधान इंग्लैंड तो बिल्कुल नहीं है भैया, इंग्लैंड में लिखित संविधान नहीं है। मतलब जो हमारा इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लिखित नहीं है, इंग्लैंड में मौखिक संविधान है, ट्रेडिशनल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। बट जो पहला लिखित संविधान है वो फिलाडेल्फिया, ये UPSC तक के क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहला फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड बाय विच कंट्री, देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल ऑलवेज फिलाडेल्फिया, ये USA में पड़ता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है फिलाडेल्फिया, ठीक है, जिसका पहला लिखित संविधान था पूरे विश्व में, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये वाला क्वेश्चन भी लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि विच प्लैनेट इज नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, विच प्लैनेट इज नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ। तो आपको पता होना चाहिए कि चाहे मतलब हिंदी में भी पूछ सकता है, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा किसे कहा जाता है। हमेशा याद रखिएगा वेनस, शुक्र ग्रह को। रीजन क्या है शुक्र ग्रह को कहने का? रीजन बस यही है कि शुक्र ग्रह का मास भी हमसे मिलता जुलता है, शेप भी हमसे मिलता जुलता है, लगभग कई चीजें हैं जो सिमिलैरिटी हैं। दैट इज वाई हम कहते हैं सिस्टर। भगनी, पृथ्वी की भगनी है, पृथ्वी की हमारा बहन है, पृथ्वी की जुड़वा है, बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट हम देते हैं। ठीक है, तो गाइस वीडियो यहीं तक थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाते हैं तभी आपको सभी के सभी वीडियोस मिलेंगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।